good evening everyone. ओके, तो आपके स्कूल में स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ा दिया है? यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक नो सर। है। अच्छा, आपको 10th का थोड़ा बहुत आता होगा ना? आता है? यस यस सर। क्लास 10th में मीन मीडियन मॉड था, है ना? यस सर। ठीक है। और लास्ट क्लास में आई थिंक मैम ने जो क्लास की थी उसमें सर्कल के क्वेश्चन कराए होंगे आपको, यस कराए सर। थे? ठीक है ठीक है। ठीक है, तो अ, हम आज थोड़ा स्टैटिस्टिक्स के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्वेश्चंस वगैरह थोड़ा देखेंगे, थोड़ी थ्योरी समझेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं ना। ठीक, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। ओके, तो देखो बेसिकली ये जो चैप्टर है आपने 9th में पढ़ा था, 10th में पढ़ा था, काफी इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है? लास्ट ईयर ये एडवांस में भी ऐड हो गया था, पहले नहीं था लेकिन अभी अभी रिसेंटली ऐड हो गया क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। इस पूरी फील्ड में हम करते क्या है, सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है, कलेक्शन डेटा के साथ। सबसे पहले तो आप डेटा के साथ डील करते हो, ठीक है? अब ये डेटा का मतलब क्या है, डेटा कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्कूल में बच्चों के मार्क्स, या फिर किसी हॉस्पिटल में पेशेंट का डेटा, क्रिकेट में स्पोर्ट्स का डेटा, तो बहुत सारे तरह के डेटा होते हैं ना। उस डेटा का करना क्या है, यहाँ पे तो 4 चीजें लिखी, 5 चीजें लिखी हुई है, पढ़ो इनको ध्यान से। कोई समझाएगा कि ये 5 चीजों का मतलब क्या है, मतलब ये प्रोसेस क्या है? बेसिकली उस डेटा के साथ आप ये 5 चीजें करते हैं, इसका इस चैप्टर में हम ये चीजें करते हैं, इसका मतलब क्या है, कौन समझाएगा? पढ़ो ध्यान से। और ये प्रोसेस है, मतलब ये स्टेप्स है, इसका मतलब हम करते क्या है इसमें? एनीवन? ठीक, देखो क्या क्या लिखा है इसके अंदर, ध्यान से पढ़ो। सबसे पहले कलेक्शन, मतलब डेटा को कलेक्ट करना। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में मान लो इतने आप लोगों ने सबने टेस्ट दिए हैं ऑनलाइन, ठीक है? तो मैं आप सबके स्कोर्स कलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो मान लो सबका स्कोर कलेक्ट कर लिया मैंने, आउट जितने भी आप 50-60 बच्चे हैं। फिर कलेक्शन करने के बाद उसको मुझे प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, ताकि कोई भी अगर उस डेटा को पढ़े उसको समझ में आ जाए, है ना? तो फर्स्ट इज द कलेक्शन, के डेटा को कलेक्ट कर लिया मैंने, आपके टेस्ट स्कोर के डेटा को जहाँ से भी हमारा शीट है वहां से कलेक्ट किया, फिर उसको मैंने प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज किया। थर्ड है एनालाइज। सिर्फ कलेक्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको एनालाइज भी करना पड़ेगा कि किस बच्चे ने टेस्ट में कितना टाइम दिया, कितना उसका अटेम्प्ट रेट रहा है, कितना एक्यूरेसी रहा है, ठीक है? तो ये एनालाइज किया मैंने, मतलब सारी चीजें लिखी। जैसे आपने अपनी टेस्ट रिपोर्ट भी देखी होगी, उसमें आपको पता है कि आपने कितना टाइम दिया, आउट ऑफ कितने मार्क्स, आपके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स कितने आए, अटेम्प्ट रेट क्या है, एक्यूरेसी क्या है, तो ये एनालिसिस हो गया। इसके बाद है इंटरप्रिटिंग, मतलब फिर उससे इंटरप्रेट किया। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने बहुत सारा अटेम्प्ट कर दिया, नेगेटिव ज्यादा कर दिया, मतलब एक्यूरेसी कम है, अटेम्प्ट रेट ज्यादा है, तो फिर उसको बोलना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा उसको करना पड़ेगा। उसकी उससे क्या इंटरप्रिटेशन निकला है वो करा, फिर उस इंटरप्रिटेशन को प्रेजेंट किया है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी पेरेंट्स स्कूल में मीटिंग होती होगी, पीटीएम, आपके टीचर्स वहां पे आपके रिपोर्ट कार्ड को प्रेजेंट करते हैं कि बच्चे का साल भर का ये परफॉर्मेंस था और इससे ये हमने चीजें एनालाइज करके आपको बताया। ये जो पूरा प्रोसेस होता है स्टार्टिंग फ्रॉम कलेक्शन टू प्रेजेंटिंग डेटा, इसको ही स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है? तो पूरी स्टैटिस्टिक्स में आप यही करते हो, लेकिन डेटा को इंटरप्रेट कैसे करना? फॉर एग्जाम्पल
मुझे अगर पूछा जाए कि आपके स्कूल में मान लो 11 के 3 सेक्शन है, आपके इस प्रिंसिपल ने पूछा बताओ इसमें से तीनों में से सबसे अच्छा परफॉर्म कौन सा सेक्शन कर रहा है, ठीक है। तो अब आपकी टीचर को कुछ ना कुछ एक पैरामीटर तो लेना पड़ेगा कि कौन सा सेक्शन ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जांपल क्रिकेट में मान लो 3 प्लेयर है, 3 प्लेयर में से किसको वर्ल्ड कप के लिए मुझे सिलेक्ट करना है, उन 3 प्लेयर का मैं स्कोर चेक करूंगा, स्ट्राइक रेट चेक करेंगे, फिर अलग अलग चीजें हम चेक करेंगे, फिर किसको लेना। तो इन सब के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो स्किल चाहिए। तो हम आप लोगों ने क्लास 10th में वो चीज पढ़ी थी कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने 3 चीजें पढ़ी, मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन और मॉड। कुछ कुछ केसेस में हम मीन निकालते हैं, कहीं कहीं अपन मीडियन निकालते हैं, कहीं कहीं अपन मॉड निकालते हैं, और उस मीन मीडियन और मॉड के बेसिस पे ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्लेयर ज्यादा अच्छा है, कौन सा सेक्शन ज्यादा अच्छा है, और कौन सा मतलब वही सेक्शन प्लेयर या फिर कौन सी टीम ज्यादा अच्छी है। क्लियर है? अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो देखो ये चैप्टर पूरा आपको समझ में आया, इस चैप्टर में होता क्या है? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो देखो डेटा भी आप लोगों ने अलग अलग तरीके से देखे थे। जस्ट एक काम करो, एक बार ये वाला क्वेश्चन सब लोग ट्राई करो। ओके रुको, एक बच्चे का कॉल आ गया था, सॉरी। आज आपको पता है जेई का एग्जाम है आज। यस सर। हाँ, 21 से लास्ट, आप अगले साल दोगे थे, लेकिन आज कल कल से पेपर स्टार्ट हो गए थे। तो 21 आज 22nd है, तो अभी बहुत सारे बच्चों का आज मॉर्निंग शिफ्ट था, उनका भी कॉल आ रहा था बीच में, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, देखो डेटा कितने तरह के होते हैं, अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा मतलब जहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली मार्क्स, जैसे मान लो थोड़े से ही लोग, मतलब 10 बच्चों के टेस्ट का डेटा है, तो 10 बच्चों के टेस्ट का डेटा डायरेक्टली दिख दिया, तो ये क्या अनग्रुप डेटा, मतलब आपने डायरेक्टली मार्क्स लिख दिए, ठीक है। तो इस डेटा को बोलते हैं अनग्रुप डेटा। फिर आता है सेकंड टाइप ऑफ डेटा, डिस्ग्रुप्ड। अब ये जनरली कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ कैंडिडेट या नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा हो, तब मैं एक एक बच्चे का मार्क्स लिख नहीं सकता, फिर वो बहुत समझने में अच्छा नहीं दिखेगा, दिखने में भी अच्छा नहीं दिखेगा। तो जब जहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा लोग हो, फॉर एग्जाम्पल एक हॉस्पिटल में मान लो बहुत सारे पेशेंट है, एक पूरे स्कूल की बात हो रही है, पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, तो बहुत सारे स्टूडेंट आ जाएंगे, तब मुझे ग्रुप डेटा लेना पड़ेगा। तो ग्रुप डेटा भी 2 तरह के, एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और एक कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट मतलब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि क्लास के बच्चों का मार्क्स लिखा गया, 5 तरह के नंबर आए थे, और यहाँ पे 49 और उसकी फ्रीक्वेंसी 2, इसका मतलब क्या है, 2 बच्चों के मार्क्स 49। 61 की फ्रीक्वेंसी 4 है, मतलब ऐसे 4 बच्चे थे जिनके मार्क्स 61 आए। तो ये एक तरह का डेटा हो गया। अब कंटिन्यूस मतलब मान लो अब रेंज ज्यादा है मार्क्स की, यहाँ पे तो सिर्फ 5 ही मार्क्स थे, मान लो रेंज ज्यादा है, 45 से 65 की रेंज है, तो अगर मैं एक एक करके लिखूंगा तो फिर 20 कॉलम बन जाएंगे, है ना। 20 कॉलम को रिप्रेजेंट करने में दिक्कत होगी, तो उन्होंने 5-5 के गैप में कॉलम बनाए, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60 एंड फॉर्म। मतलब ऐसे बच्चे जिनके 45 to 50 में मार्क्स हैं, ऐसे कितने बच्चे, 3। 50 to 55 में 3 बच्चे, इस रेंज में एक भी बच्चे के मार्क्स नहीं आए, और इस रेंज में 4 बच्चों के मार्क्स है। इस डेटा को पढ़ना आता है सब लोगों को, एवरीवन? Yes, sir. यस है ना, ये डेटा पढ़ना आना चाहिए। ये डेटा हो Yes. गया। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन होता है बहुत सी बच्चों की, सर जैसे 45 to 50 लिया है और 50 to 55 है, अगर किसी बच्चे के मार्क्स 50 आए, किसी बच्चे के मार्क्स मान लो 50 है, तो बताओ वो फर्स्ट वाले में कैलकुलेट होगा कि सेकंड वाले? 45 to 50 में कैलकुलेट होगा या 50 to 55 में? सेकंड में। हाँ, तो आप लोअर लिमिट देखोगे या अपर वाली? क्वेश्चन समझ में आया सबको? ठीक है, जैसे मान लो किसी बच्चे के मार्क्स 50 आए, तो उसको मैं किस क्लास में लूंगा, 45 to 50 या 50 to 55? 55. 55 50 to 50 to 55। 55। अच्छा देखो इसके लिए क्या रहता है, अगर मान लो आपकी क्लास इंटरवल है ए से बी, तो आपका ए पे क्लोज रहता है, बी पे ओपन रहता है, मतलब लोअर लिमिट को आप इंक्लूड करते हो। ध्यान रखना, लोअर लिमिट को हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो 50 अगर है तो आपका इसमें जाएगा 50 to 55 में जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? यस। ओके, तो ये भी ध्यान रखना है, बहुत सी बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर इसमें लेके उसमें ले, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जब हमको 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन करना पड़ेगा, तो कोई ना कोई एक डेफिनेट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जैसे आपके रिपोर्ट कार्ड में सब लोग परसेंटेज निकालते हैं,
कि इस बच्चे कितने परसेंट आए, इस बच्चे कितने परसेंटेज निकालते कैसे, एवरेज ही निकालते एक तरह से, सबका टोटल करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट, टोटल मार्क्स है ना, आपके जितने भी सब्जेक्ट के मार्क्स है उसको टोटल मार्क्स से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते तो परसेंटेज आ जाता है। तो वैसे ही आपको 3 पैरामीटर आपने जो बचपन में पढ़े थे, मीन मीडियन होगा, इससे आइडिया लग जाता है कि अब कंपैरिजन में आइडिया लग जाता है कि कौन सा डेटा ज्यादा अच्छा है, कौन सा डेटा कम अच्छा है। ठीक है, तो मीन मीन का फॉर्मूला सिंपल होता है, अगर अनग्रुप डेटा है, नॉर्मल x1 x2 x3 up to xn है, तो मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय n। ठीक है, जितने भी डेटा उनका सम डिवाइडेड बाय n, और शॉर्ट में लिख सकते हैं समेशन xi डिवाइडेड बाय n, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ वैल्यूज बहुत ज्यादा होती है तो आप थोड़ा शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हो, है ना। तो हम एक डिफाइन करते हैं डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, मतलब सारे डेटा में से ए सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब मीन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, समेशन डी आई बाई एन, पर उसमें फिर ए ऐड कर देंगे। ए क्या कर देते हैं, एट, ये शॉर्टकट मेथड, ये लास्ट ईयर पढ़ा था आपने 10th में। Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मेरे पास डेटा ऐसा है 59, 54, 48, 50 और 51, मान लो 5 का डेटा है। अब इसको मैं खैर अभी तो निकाल सकता हूँ, 500 को ऐड करो डिवाइड बाय 5, तो ये मेरा एक्स आई का डेटा है। थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स आई माइनस डी, अब डी कोई भी नंबर आप ले सकते हो, अज्यूम भी। इस केस में मान लो मैं 50 ले, सब में से अगर मैं 50 सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या आएगा, 9, 4, -2, 0 और 1, तो ये मेरा डी आई आ गया। ठीक है, अब ये थोड़ा सा जो डेटा है ये थोड़ा सा रिलेटिवली कैलकुलेशन में इजी है। अब जब मुझे मीन निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, समेशन डी आई बाई एन, ये तो करना ही है, इससे वैल्यू आएगी, लेकिन सब में से 50 ऐड सब्सट्रैक्ट किया तो फाइनल जो मीन आएगा उसमें 50 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अंडरस्टूड? Yes, sir. अंडरस्टूड। ये सब ये कब यूज करना है, जब आपको लगे कि भाई डेटा में कैलकुलेशन ज्यादा हो रहा हो और आपको थोड़ा सा इजी बना। ठीक है, इसके बाद ये तो ये फॉर्मूला कब है, जब अनग्रुप डेटा है, नॉर्मल अगर सिंपल वैल्यू देती है। अगर मान लो ग्रुप डेटा है जिसमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, तब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला लिखते रहना सब लोग, ठीक है, ये लिख लिया सबने, Yes, sir. बोलो। ठीक है, और ये वाला भी लिख लो, अगर ग्रुप डेटा है जिसमें फ्रीक्वेंसी अगर आपको गिवन होगी तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। ठीक है, लिख लो इसको फॉर्मूला सब लोग। आपको पता है ना, ग्रुप डेटा मतलब जैसे एक्स आई की वैल्यू गिवन है और कौन कितनी बार अकर कर रहा है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, तब फॉर्मूला ये बन जाएगा। अच्छा, अगर आपको इंटरवल देते हैं जैसे फॉर एग्जांपल, तब एक्स आई कैसे निकालते हैं, जैसे इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। आपको पता है इसमें एक्स आई कैसे निकालते हैं एनीवन? 10 को प्लस हो गया अपॉन 2। हाँ, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, वेरी गुड। तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो 5, 10, 15, 20, तो ये एक्स आई हो जाएगा। क्लियर है इसको? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, जब भी इंटरवल आ जाएगी तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करोगे तो एक्स आई आ जाएगा। फॉर्मूला यही है, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। लिखो, जल्दी से लिखो फॉर्मूला। इज इट अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. ओके, ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। डायरेक्ट पीवाईक्यू ही दिखा रहा हूँ मैं आपको, जेई में फंडामेंटल्स के बेस पे पीवाईक्यू आने, एकदम प्रॉपर्ली शांति से करो, 2 से 3 मिनट ले लो, लेकिन एक्यूरेट आंसर निकालो, खुद से करना, ऐसा नहीं कि गूगल पे सर्च कर लो, खुद से ट्राई करना।
हाँ कर रहे हो ट्राई सब लोग? हेलो? Yes, sir. ओके, Yes, sir. हो जाए तो बता देना। अच्छा, एक्स कैसे निकालोगे? सर फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देंगे और हाँ फिर सर जो की वैल्यू आएगी उसको बार हर एक फ्रीक्वेंसी में रख के चेक करेंगे। हाँ देखो, टोटल नंबर आपके पास 20 है ना, तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20, यही क्या था? यस सर। वेरी गुड, इन सब का टोटल आपके पास 20 है। इस टोटल को 20 से इक्वेट कर दो, पता करो एक्स कितना है। एक्स जैसे ही एक्स आ जाएगा, एक्स ही पता है, एफ आई पता है, फिर मीन आ Sir, जाएगा। X3 आया. वेरी गुड, ठीक है, बाकी लोग भी निकाल रहे हैं। अब एक्स आई पता है, फिर एफ आई की टेबल बनाना और फिर मीन पता करो। ये जेई का ही क्वेश्चन है 2019 का। सर ऑप्शन डी। डी आ रहा है, ओके ठीक है, चेक करते Yes, हैं। sir. 2.8. देखते हैं, बाकी लोग भी निकालो जल्दी से। चेक करना क्वाड्रेटिक ये बन रही थी कि कुछ और आ रही है कैलकुलेशन। करेक्शन यस हो तो सर। बता देना। यही बन रही थी क्वाड्रेटिक या नहीं? यस सर। ठीक है, इसके फैक्टर कैसे बनाए जल्दी से बताओ। 6 4 जा, ठीक है। यस सर 4 और 3। हाँ, सर 2 कॉमन ले लिए थे इसमें से। कहाँ से 2 कॉमन लिया? यहाँ तो एक्स, अच्छा 2x स्क्वायर है, हाँ हाँ सॉरी सॉरी मैंने मिस कर दिया, 2x स्क्वायर घटा है ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर आएगा ना। यस सर। अब 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। एक्स यस सर। स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ x प्लस 4 एक्स एक्स माइनस 3। माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की दो वैल्यू आ गई, -4,3। नेगेटिव तो लेना, नेगेटिव, एक सेकेंड, हाँ नेगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगी, तो नेगेटिव को रिजेक्ट करना पड़ेगा। एक्स क्या ले लोगे? 3। अब एक्स की वैल्यू 3 रख दो, आपके पास डेटा क्या आ जाएगा? मार्क्स आपके हैं 2 3 5 और 7। एक्स की जगह 3 रख दोगे तो 3 प्लस 16, 1 9 माइनस 6 3 और 3, ये आ रहा था, चेक कर लो। इसके बाद मीन निकालने के लिए सब लोग क्या करेंगे? एक्स आई एफ आई का करेंगे। अब देखो ये 10th लेवल का क्वेश्चन था कि नहीं था, है ना? यस 10th में सर। भी जैसे क्वेश्चन किए होंगे, फिर भी जेई में आया था, इसलिए चैप्टर आपके लिए स्कोरिंग हो सकता है, इसको छोड़ना मत। अब यहाँ पे एक्स आई एफ आई मतलब इन दोनों को प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट अगर करोगे तो 32 3 15 और 21। अब फॉर्मूला हो जाएगा एक्स बार का समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, मतलब ये एक्स आई एफ आई का टोटल सम, ये कितना आ रहा है, इसको समेशन एफ आई से डिवाइड कर देंगे। ये टोटल सम करा था किसी ने, कितना आ रहा है? ये टोटल टोटल ऐड करके बताओ। 35 प्लस 5 40, 40 प्लस, आप लोगों ने किया है या नहीं किया है? यस सर। सर समीशन FI 20 आया था 71. और सर ऊपर 71 आया समेशन था। एफ आई तो ऑलरेडी दिया हुआ है 71 56 सर ऊपर। और 56 आ रहा है। चेक करो इतना, कैलकुलेशन चेक कर लो सब लोग, कहीं अगर मिस्टेक होती है तो बता देना। एक्स आई सही, एफ आई सही है देखो। सर Sir, FI X तीसरे में plus 0। 51 है। क्या हुआ?
सर जो थर्ड फ्रीक्वेंसी वो 0 आएगी। थर्ड फ्रीक्वेंसी 0 थी। हाँ हाँ सही है, ये 0 है। ठीक है, यहाँ पे खैर कैलकुलेशन कर सकती थी, 0 थी, तो आप टोटल ऐड करोगे तो 56 डिवाइड बाई 22.8। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। ये क्या करेक्शन कर देता है, ये फ्रीक्वेंसी 0 तो ये भी आपका 0 आना है, तो ये आएगा 56। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? फंडामेंटल पे क्वेश्चन था, ठीक है, तो एक मीन पे फंडामेंटल एक और ट्राई करते हैं। अब देखो, इसके पहले मैं एक प्रॉपर्टी आपको बता देता हूँ। द सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। मतलब अगर आप एक्सआई में से जितना भी एक्सआई का डेटा है उन सब में से अगर आप सारे एक्सआई में से अगर मीन को सब्सट्रैक्ट करके ऐड करोगे, वो जो सम आता है वो 0 आता है। सम कितना आता है? 0। आप करके भी देख सकते हो, जितना भी आपके पास एक्सआई है उन सारे एक्सआई में से अगर आप मीन को सब्सट्रैक्ट कर दोगे और सिर्फ टोटल करोगे तो सम कितना आएगा? 0 आएगा। और इसके अलावा अर्थमेटिक मीन, जैसे एक और प्रॉपर्टी क्या है, अगर हर डेटा में आप कुछ कांस्टेंट नंबर ऐड कर देते हो तो मीन भी उस कांस्टेंट नंबर से ऐड हो जाता है। हर डेटा में आप किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो मीन भी मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब ए एक्स प्लस बी है तो मीन भी क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी। फॉर एग्जाम्पल एक्सआई का डेटा मान लो आपके पास है 2378, है ना, और आपका मीन मान लो आ रहा है कुछ फॉर एग्जाम्पल 5.6। आपने मान लो हर डेटा को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। और डेटा को क्या करा? 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया मतलब 20, 30, 70, 80। तो मीन जो नया मीन होगा वो भी 10 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। अंडरस्टूड? अगर हर डेटा में आपने मान लो 2 सब्सट्रैक्ट कर दिया, 2 क्या कर दिया? सब्सट्रैक्ट, तो जो नया मीन आएगा उसमें भी 2 क्या हो जाएगा? सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। क्या आइडिया सबको लग रहा है? समझ में आ रहा है? यस यस सर। ठीक है? नए मीन में भी 2 क्या हो जाएगा? सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर एक्सआई एक्सआई मतलब जितना भी डेटा है आपका उसमें अगर आप कोई कांस्टेंट लैम्डा ऐड करता है, ये लैम्डा जो है पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो जो फाइनल आंसर आएगा उसमें भी लैम्डा ऐड हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर में भी लैम्डा मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, ठीक है, चलो पहले ये क्वेश्चन ट्राई करें। अच्छे से कोशिश करना, तो पूरी ईमानदारी से ट्राई करना, आराम से टाइम लो लेकिन अपने अपने से ट्राई करना।
सर ऑप्शन बी। हो गया? यस सर। ठीक है, हो जाए तो बता दिया करो, मैं आपका ही वेट करता हूँ। ये 2018 में क्वेश्चन आया था, ध्यान से पढ़ो। सबने ट्राई किया, एक बार अटेम्प्ट कर लिया? यस सर। ठीक है, अब देखो क्या बोला है। द मीन ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन इज दिस। मीन दिया हुआ था। इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट नंबर लैम्डा एंड देन ईच ऑफ देम इज डिक्रीज बाय 25। मतलब दो काम किए गए, हर को लैम्डा से मल्टीप्लाई भी किया और सब में 25 सब्सट्रैक्ट भी किया। मीन रिमेन्स द सेम, मीन अभी भी सेम ही रहता था, लैम्डा कितना। देखो पहले जो डेटा था xi, उसका जो मीन था ओल्ड मीन, द मीन ऑफ द 30 ऑब्जर्वेशन, 30 ऑब्जर्वेशन का जो मीन था वो था 75। क्लियर है? यही है ना? द मीन ऑफ द 30 ऑब्जर्वेशन इज 75। अब हर डेटा में किया क्या क्या, लैम्डा से मल्टीप्लाई, नॉन जीरो लैम्डा से मल्टीप्लाई एंड डिक्रीज्ड बाय 25, और सब में 25 सब्सट्रैक्ट करते हैं। सही है? तो बताओ कॉन्सेप्ट के हिसाब से नया मीन होना क्या चाहिए? न्यू मीन क्या हो जाएगा? ओल्ड ओल्ड मीन में भी लैम्डा मल्टीप्लाई होगा, तो 25 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। हाँ है ना? यस सर। नया जो मीन आएगा, अगर हर डेटा में लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे 25 सब्सट्रैक्ट करोगे, तो नया मीन क्या आना चाहिए? ओल्ड मीन मल्टीप्लाई बाय लैम्डा माइनस 25। ये तो कॉन्सेप्ट है। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला है? मीन्स रिमेन्स द सेम, मतलब नया मीन भी क्या है? सेम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नया मीन है वो पुराना मीन के बराबर ही है, इसको इक्वेट कर देते हैं। आया ना? 75, इसकी वैल्यू भी 75 ही है, इक्वल टू 75 लैम्डा माइनस 25। अंडरस्टूड एवरीवन? नया मीन और यस सर। ओल्ड मीन दोनों सेम है। यस क्वेश्चन सर। के हिसाब से नया मीन होना क्या चाहिए था? लैम्डा इंटू 75 माइनस 25 होना चाहिए था। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 इक्वल टू 75 लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू 100 बाय 75। अंडरस्टूड? बोलो, क्या बात यस समझ आ रही सर। है? क्लियर एवरीवन? यस सर। चलो ये वाला ट्राई करो। ये सारे जेई के क्वेश्चन आप देखो, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आते हैं। करो ट्राई अच्छे से। मैं 2 मिनट आ रहा हूँ, आप ट्राई करना है ना, 3 मिनट का, 2 से 3 मिनट का समय।
डन एवरीवन? यस सर। क्या आंसर आ रहा है? 35। बाकी लोगों ने सबने ट्राई किया है? आप लोग अपना आंसर चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। इसका जो आंसर आ रहा हो, जो भी ऑप्शन आ रहा है, राइट इट इन चैट बॉक्स। अगले क्वेश्चन से मैं पोल भी जनरेट कर दूंगा, आप पोल में भी आंसर कर सकते हो, ठीक है? करो अच्छे से try। I will do। ठीक है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन क्या था? द मीन एज ऑफ 25 टीचर इन स्कूल। 25 टीचर्स थे, उनकी मीन एज कितनी है? 40। तो देखो नंबर ऑफ डेटा कितना है? 25। उनका मीन हमको दिया हुआ है 40 के बराबर। और टीचर रिटायर एट द एज ऑफ 60। उसमें से एक टीचर जो 60 एज का, वो रिटायर हो जाता है, और न्यू टीचर इज अपॉइंटेड एट दिस एज। नाउ द मीन एज ऑफ द टीचर इज 39। ठीक है, एक टीचर रिटायर्ड होता है, नया टीचर आता है, और अब अभी मीन हो गया 39। तो जो नया टीचर आया उसकी एज क्या होगी? समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, अब देखो ये क्या, हमें मीन दिया हुआ है और नंबर ऑफ वो दिया हुआ है। तो मीन क्या होता है? समेशन एक्स आई बाई एन, है ना, ये मीन होता है। तो समेशन एक्स आई कितना आ जाएगा? 40, मतलब सारे टीचर्स का एज का सम, जितने 25 टीचर है उनकी एज का सम कितना हो जाएगा? 40 इंटू 25। अंडरस्टूड? 40 इंटू 25, तो ये समेशन एक्स आई आ जाएगा। तो समेशन एक्स आई कितना आ रहा है? करो ये 1000, 9 सर। है ना? सही है। Yes, sir. अच्छा, जितने भी 25 टीचर हैं उन सबकी एज का सम कितना है? 1000। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हुआ क्या है, सबका टोटल सम 1000 था, उसमें से एक टीचर जिसकी एज थी 60 वो हट गया, है ना? पहले सबका देखो, अब नया समेशन कितना हो जाएगा वो मैं पता कर रहा हूँ। मैं क्या पता कर रहा हूँ कि जो न्यू समेशन होगा वो कितना आएगा? टोटल पहले था 1000, उसमें से जिसकी 60 की एज वो चला गया और एक नया कोई आ गया, तो उस नए वाले की एज मुझे पता नहीं थी, उसको मैंने एक्स एन बोल दिया, या फिर आप एज को ए बोल देना। एक 60 की एज वाला इंसान चला गया और नया ऐड हो गया, उसकी एज ए हो गई। अब समेशन कितना आ जाएगा? समेशन एक्स आई न्यू वाला 1000 में से 9 सर। 60 होगा 940 प्लस ए। क्लियर है? अब नया मीन क्या आ जाएगा? न्यू मीन समेशन ये नया एक्स आई बाई एन, है ना? समेशन एक्स आई बाई एन। अब यहाँ वैल्यू पुट अप कर देते हैं। नया मीन हमको दिया हुआ है ऑलरेडी, नया मीन कितना दिया हुआ था? 39 इक्वल टू समेशन एक्स आई मतलब 940 प्लस ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, कभी भी 25 भी रहेंगे। तो यहाँ से आपके पास ए आ जाएगा। ए कितना आ जाएगा? 39 इंटू 25 माइनस ए, सॉरी 39 इंटू 25 माइनस 940। क्लियर है? इज इट अंडरस्टूड और Yes. नॉट? सबको समझ में आ रहा यस है? सर। ठीक है। 2017 में आया था, तो आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा आंसर 35। चलो ये वाला ट्राई करो सब पूरी ईमानदारी से, और इसके लिए पोल जनरेट करता हूँ, जिस आपका आंसर पोल में लिख देना।
सर 65 आया। ठीक है, जिसका जो आंसर है पोल में आंसर करो, चैट बॉक्स में आंसर मत करो। पोल जनरेट हुआ होगा, देखो दिखा पोल? पोल दिख रहा है सबको? सर ABCD आंसर करो, टिक करो पोल में। जल्दी करो सब लोग, ट्राई करो अच्छे से, पोल में आंसर करो जो भी आंसर आ रहा है। और किसी को कोई स्टेप समझ में नहीं आती हो तो पूछ लेना। देखो ध्यान से चलो, in a class of 100 students there are 70 boys whose average marks in a subject is 75. If the average marks of the complete class is 72, then the average marks of the girls। तो यहाँ पे दो डेटा है, गर्ल्स और बॉयज। एक क्लास में जिसमें 100 बच्चे हैं, 70 बॉयज हैं, तो बताओ गर्ल्स कितनी होगी? 30। 30 है 30। ना? तो सबसे पहले तो यही सोचना कि 70 बॉयज है और 30 गर्ल्स है। In a class of 100 students there are 70 boys whose average is 75। बॉयज के स्कोर का एवरेज 75 है और कंप्लीट क्लास का एवरेज 72 है, तो गर्ल्स के एवरेज कितना होगा? इसको करने के दो तरीके, फॉर्मूला भी बताया जाता है कंबाइंड मीन का। आप चाहो तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप नॉर्मल फंडामेंटल से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो, पूरी क्लास का जो मीन आएगा वो कैसे निकालोगे? बेसिकली डिवाइड में द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, है ना? ऊपर क्या आएगा? सम ऑफ मार्क्स ऑफ बॉयज और सम ऑफ मार्क्स ऑफ गर्ल्स है ना? यस सर। गर्ल्स का टोटल सम और बॉयज का टोटल सम को ऐड करके 100 से डिवाइड करेंगे तो पूरी क्लास का मीन आएगा। ठीक है, अब बॉयज का सम कैसे निकालेंगे? बॉयज का मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ बॉयज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉयज। यहां से समेशन ऑफ बॉयज कितना आ जाएगा? 5150। क्योंकि एक्स बार आपको दिया हुआ है 75, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में? 75। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 75। 75 इंटू 70। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। तो ये बॉयज का समेशन आता है। तो यहाँ वैल्यू पुट अप, क्लास का एवरेज दिया हुआ है क्वेश्चन में 72, तो 72 इक्वल टू समेशन बॉयज आया 75 इंटू 70, समेशन ऑफ द गर्ल्स हमें निकालना है डिवाइडेड बाय 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से आपको आ जाएगा कि गर्ल्स का जो समेशन है, गर्ल्स का टोटल स्कोर का सम, वो कितना आ जाएगा? 7200 माइनस 75 इंटू 70। यहां से आपको ये पता चल जाएगा कि गर्ल्स का टोटल सम कितना है। अब उसका अगर इनका एवरेज निकालना है, एवरेज का वापस फंडामेंटल फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, समेशन ऑफ टोटल स्कोर ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर सर। ठीक है, एक तरीका ये। एक दूसरा Yes, तरीका कंबाइन मीन करके निकाल सकते हो, लेकिन आप फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यूज कर लो। क्या ये सबको समझ में आया? किसी को डाउट हो तो पूछ लो। नो सर। क्लियर है? ये सारे जेई के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो एक को ट्राई कर लो।
परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास। परसेंटेज कैसे निकालते हैं उसका मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व करो। जल्दी से ट्राई करो, हो जाए तो बता देना। सर ऑप्शन ए। अच्छा ठीक है। सर थोड़ा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, एक बार एक्सप्लेन करेंगे आप थोड़ा? कर देता हूँ। क्वेश्चन में बोला था कि आपको ये पता करना नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, फिर उसका परसेंटेज निकालना। आपको इस गिवन डेटा से ये पता करना है कि उस क्लास में कितने बॉयज होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ बॉयज निकालोगे, फिर परसेंटेज ऑफ बॉयज, बॉयज का कितना परसेंट है, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ बॉयज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर इनटू 100। तो इस गिवन डेटा से आपको ये पता करना है कि क्लास में कितने बॉयज होंगे। एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज इन क्लास, एवरेज मतलब मीन, क्लास में जितने भी बॉयज हैं उनका मीन आपको दिया हुआ है 52, एंड दैट ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स का मीन दिया हुआ है, टोटल मीन, एवरेज मतलब मीन 42। एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कंबाइंड, पूरी क्लास का जो मीन है, बॉयज एंड गर्ल कंबाइंड होता है, पूरी क्लास का जो मीन है वो दिया हुआ है 50। सो नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास कितने, इसी में तीन ही डेटा है आपके पास, तो आपको ये पता करना पड़ेगा एक क्लास में कितने बॉयज हैं। अंडरस्टूड? अब देखो, सर तो अपन मान लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज मान लो x है ना, नंबर ऑफ बॉयज को क्या मान लिया अपन ने, मान लो x, और नंबर ऑफ गर्ल्स भी नहीं दी हुई है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स को भी कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ गर्ल्स को मान लिया y, या फिर a और b मान, यहाँ तक ठीक है। अंडरस्टूड? यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अब गिवन डेटा को यूज करते हैं। बॉयज का एवरेज दिया हुआ है 52, एवरेज होता क्या है, समेशन ऑफ मार्क्स ऑफ बॉयज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉयज, है ना, यही तो होता है एवरेज का मतलब। यस सर। एवरेज कैसे निकालते हैं, बॉयज के स्कोर का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉयज, तो बॉयज के एवरेज दिया हुआ है 72, बॉयज का समेशन पता नहीं, तो समेशन ये लिख देना अभी के लिए कि बॉयज का जो सम आएगा पता नहीं है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉयज दैट इज ए। तो यहाँ से मेरे पास एक डेटा क्या आएगा कि जितने भी बॉयज हैं उनके स्कोर का सम कितना आ जाएगा, 52। यहाँ तक समझ में आया? बोलो। सर इसी तरह से गर्ल्स का भी निकाल लेंगे सम,
क्योंकि गर्ल्स का भी एवरेज आपको दिया हुआ है, समेशन सम ऑफ द स्कोर ऑफ द गर्ल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स। एक्स बार दिया हुआ तो 40, नंबर ऑफ गर्ल्स आपने बी माना, तो यहाँ से समेशन ऑफ गर्ल्स आ जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? तो बॉयज का समेशन आ गया, गर्ल्स का समेशन दोनों आ गया, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब टोटल समेशन का यूज करते हैं। पूरे क्लास का एवरेज आपको दिया हुआ है 50, एक्स बार ऑफ द क्लास इसकी वन इज 50। अंडरस्टूड? तो क्लास का एक्स बार का फॉर्मूला क्या होगा, पहले फॉर्मूला लिख दो। क्लास का एवरेज कैसे निकलेगा? टोटल डिवाइड में तो क्या आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास डिवाइडेड बाय सम ऑफ द स्टूडेंट, सम ऑफ द स्कोर ऑफ टोटल क्लास, है ना? अब एवरेज कितना होगा 50, तो इसकी जगह 50 आ जाएगा। ऊपर में क्या आएगा, पूरी क्लास में सब बच्चों का सम कितना होगा, बॉयज और गर्ल्स का सम, है ना? 52A प्लस 42B अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, बताओ कितने होंगे, A प्लस B के बराबर, गर्ल्स और बॉयज के बराबर, है ना? क्या यहां तक सबको समझ में आया? जल्दी देख लो। यहाँ पे दो अननोन थे, हमको ये नहीं पता था कि एक क्लास में कितने गर्ल्स और कितने बॉयज है, तो एक को एक्स, एक को ए माना, दूसरे को बी माना, और जो 3 गिवन डेटा थे उसने वैल्यू पुटअप करी। पहले वाले में बॉयज का मीन दिया हुआ था तो समेशन ऑफ बॉयज आ गया, सेकेंड वाले में गर्ल्स का मीन दिया हुआ था, समेशन ऑफ गर्ल्स आ गया। हमेशा ध्यान रखना, समेशन निकालने का तरीका क्या है, एवरेज में नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीप्लाई कर दो। ये बार बार फॉर्मूला यूज हो रहा है, अगर आप देखोगे एक ही फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला? कभी भी किसी का समेशन एक्सआई निकालना है, समेशन एक्सआई निकालने का तरीका क्या है, एक्स बार में नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाती है, तो समेशन एक्सआई आ जाएगा। क्लियर है? समेशन एक्सआई मतलब सबका सम कैसे निकलेगा, एक्स मीन में नंबर ऑफ टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे भी हमने ये किया। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 50A प्लस 50B इक्वल टू 52A प्लस 42B। एक तरफ ले जाते हैं, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, B के साथ B सब्सट्रैक्ट होगा, A के साथ A सब्सट्रैक्ट होगा, तो 8B इक्वल टू 2A। यहाँ से A बाई B का रेशियो आ जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो A इक्वल टू 4B। अंडरस्टूड? यहाँ तक कोई डाउट? अब परसेंटेज ऑफ बॉयज निकालना था। परसेंटेज ऑफ बॉयज अभी बताया था, कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ बॉयज डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। नंबर ऑफ बॉयज क्या अचीव किया था आपने, A, तो टोटल कितना होगा, A प्लस B इंटू 100, आया ना? A को A रहने दिया, या फिर आप A की जगह 4B भी लिख सकते हो ताकि सब कुछ कैंसिल हो जाए। A की जगह क्या लिख दो, 4B 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 इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो परसेंटेज आ जाएगा, B भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा आपके पास, 4B अपॉन 5B, तो क्या आएगा 4/5 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा ये 80%। ठीक है, अच्छा था क्वेश्चन ये। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, एवरेज निकाला, देखो एवरेज दिया हुआ था, सम निकाला, सम ऑफ बॉयज सम ऑफ गर्ल्स, फिर उस सम को टोटल में यूज कर दिया, टोटल क्लास के सम। तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स में एक रिलेशन आ गया, उस रिलेशन को परसेंटेज ऑफ बॉयज में यूज किया। एक बार ध्यान से सारी स्टेप्स देख लो, किसी को नहीं समझ में आया तो वापस पूछ लो। कोई डाउट हो, कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो पूछ लो। आगे समझ में आया ना, जवाब दो। यस सर। यस सर। ट्राई करना वापस से घर पे। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट क्या होता है, मीडियन। अब मीडियन कैसे निकालते थे आपको बचपन में, अगर थोड़ा बहुत ध्यान है, मीडियन मतलब मिडिल टर्म, लेकिन मिडिल टर्म डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। सबसे पहले उस डेटा को इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, फिर जो भी मिडिल टर्म होगी उसको मीडियन बोलते हैं।
अब अनग्रुप डेटा है अगर है, मतलब सिर्फ वैल्यूज है, तो मिडिल टर्म निकाल सकते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपकी ऑड है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपकी ऑड है तो मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, n+1 डिवाइड बाय 2h टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपकी इवन है तो दो मिडिल टर्म आएगी, n/2 और n/2h+1 टर्म। तो जब दो मिडिल टर्म आएगी तो मीडियन कैसे निकलेगा, उनका एवरेज। उस केस में मीडियन कैसे निकलेगा, उनका एवरेज। अंडरस्टूड? ये थोड़ा बहुत ध्यान है। यस सर। यस सर। अगर इस केस में मीडियन कैसे निकलेगा, यहाँ पे तो मीडियन वो मिडिल टर्म के बराबर ही होगा। फर्स्ट वाले में मीडियन इज इक्वल टू द मिडिल टर्म। जब भी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होगी तो एक ही मिडिल टर्म आएगी और वही आपका मीडियन हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो दो मिडिल टर्म आएगी और उसका मीडियन क्या हो जाएगा, दोनों का एवरेज। तो n/2h टर्म प्लस n/2 प्लस 1h टर्म डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हो गया? और ये जब अगर फ्रीक्वेंसी वाली टेबल आती तब वो फिर मैं बता दूंगा आपको। दोनों ही सेम कैसे, बस एक जगह n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, इतना ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल अगर नंबर ऑफ टर्म्स 15 है तो बताओ मिडिल टर्म कौन सी होगी? सर 8 तक। ऑड है, ऑड को कैसे कन्वर्ट करोगे, ऑड प्लस 1/2। ऑड में +1 करोगे तो इवन बन जाएगा और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 प्लस 1/2 तो क्या आ जाएगा, 8th। तो 8th टर्म आपका मिडिल टर्म आएगा, वही आपका मीडियन होगा। नंबर ऑफ टर्म्स मान लो 24 है तो दो मिडिल टर्म, एक तो डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर दो, डायरेक्टली 2 से डिवाइड करोगे तो 12 और 12 के बाद वाली क्या आएगी, 13। अंडरस्टूड? यस Yes, सर। sir. यस सर। मीडियन कैसे आएगा, उस 12th टर्म और 13 टर्म का एवरेज। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. सर। Yes, sir. चलो पहले इस डेटा का कैलकुलेट करो, फिर आगे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी बता। अच्छे से पढ़ो, इस क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व करना है, इस बार पूरी ईमानदारी से सॉल्व करना, टाइम ले लो पर अच्छे से सॉल्व करना। क्वेश्चन तो समझ में आया? यस सर। यस सर। Yes, sir. दो अननोन है, मीन और मीडियन। आपको दिया हुआ है, पूछा एक्स और वाई क्या होगा। देखो तरीका तो वही रहेगा, सबसे पहले मीन का डेटा यूज करेंगे।
कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करी हुई है, हमको टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है ना, ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करी हुई है। तो पहले मीडियन निकाल लेते हैं। फिर नंबर ऑफ डेटा कितना बताया था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 10 है तो बताओ मिडिल टर्म कौन कौन सी होगी? फिफ्थ एंड तो 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म हाँ है ना, Yes, sir. तो फिफ्थ टर्म कौन सी है? 1 2 3 34 34 और सिक्स्थ टर्म कौन सी है? x। x तो इसका मीडियन कैसे निकलेगा? 34 प्लस x अपॉन 2। 34 प्लस x बाई 2। अब मीडियन क्वेश्चन में कितना दिया होगा? 35 के बराबर है ना, तो यहाँ से आ जाएगा कितना आएगा देखो, 70 माइनस 34 इक्वल टू x। x कितना आ रहा है? 36। क्लियर हो गया? एक तो आ गया। अब मीन निकालने के लिए दूसरा कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। मीन होता क्या है? सबका समेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। मीन हमको दिया हुआ है 42, सबका सम कर दोगे उसमें x प्लस वाई का भी टर्म आएगा डिवाइड बाय 10। तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू पुट अप करोगे तो y आ जाएगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ठीक है, x पता चल जाएगा फिर y आ जाएगा, समेशन करोगे तो समेशन आ रहा है टोटल 300 प्लस x प्लस वाई। तो x प्लस वाई की वैल्यू 120, x यहाँ पे x की वैल्यू पुट अप करोगे तो y आ जाएगा और दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो आज की क्लास में हमने कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन किए थे। अंडरस्टूड एवरीवन? अगली क्लास में थोड़ा सा क्लास ग्रेड का थोड़ा 10th का रिवाइज करके आना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस चैप्टर में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएंस जो कि हमारा 11th का पार्ट है उस पर हम फोकस करेंगे और थोड़ा बहुत मीडियन और मॉड कैसे निकालते हैं उसके क्वेश्चन करेंगे। तो मीडियन और मॉड जो आपका 10th में था उसको आप रिवाइज करके आना। ठीक है? Yes, sir. यस Yes. यस सर। ये अगले 3 लेक्चर में चलेगा। तो अगला जो पूरा वीक है उस पूरे वीक में हम ये पूरा टॉपिक फिनिश करते हैं। अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, Yes, sir. थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।